बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन और ये है पार्ट 3। और इसमें दो तरह की एक प्रॉब्लम्स हैं। इसको हम केस 1 केस 2 हम कह दें, केस ए एंड बी। अब ये ए एंड बी जो है ये क्या है, और पार्ट थ्री का तो ये मतलब है कि ये हम तीसरी टाइप कर रहे हैं प्रोपोर्शन की, जो कि कंपाउंड है। यानी पार्ट 1 जो था वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर था, जो पार्ट 2 था वो इनवर्स प्रोपोर्शन पर था, पार्ट 3 कंपाउंड प्रोपोर्शन पर है। लेकिन अब इसमें कुछ केसेस हैं, हम इसमें 6 केस डिस्कस करेंगे। मकसद इन केस का बनाने का ये है ताकि आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन अगर कंपाउंड प्रोपोर्शन पर आए तो आप उसको सॉल्व कर पाए। वो नॉर्मली हमारे पास 3 ही वो रेशो देता है। जैसे अगर आपके पास यहाँ पर देखें तो उनमें अगर 3 रेशोज हैं तो 6 टर्म्स बनेगी, 2 पहले की, 2 दूसरे की और 2 ही तीसरे की। तो 2, 2 4 और 2 6, तो केस 6 बन जाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं अब आपको कराऊंगा तो इसके अंदर मैं इसको केस ए का नाम इसलिए दे रहा हूं कि इसके अंदर मैंने ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाले यूनिट्स। केस 2 में आपको एग्जाम्पल के तौर पर दूंगा, होमवर्क आप समझ लें एक तरह का, कि जिसमें 100 को हम x ले लेंगे और इसकी जगह जो इसका रिजल्ट आएगा वो लिख के और आप उसको चेक करेंगे। काम वही है, सेम यही काम होना है। सिंपल क्या है कि एक बार ये वैल्यू नीचे वाली मिस कर दी तो एक बार हम वैल्यू ऊपर वाली मिस करके चेक करते हैं, ताकि एक बार क्वेश्चन को हम हर एंगल से जब कर लेंगे तो वो कंफ्यूजन जो है वो किसी तरह की नहीं रहेगी। आइए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसके बाद एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोपोर्शन के हवाले से वो बात कर रहे हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है, वो कहता है कि अ प्रोपोर्शन व्हिच यूजेस मोर देन 2 रेशोज इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन। यानी ऐसा प्रोपोर्शन जिसके अंदर 2 से ज्यादा रेशोज आ जाएं तो वो वाला प्रोपोर्शन आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन कहलाता है। जिसमें 2 रेशोज आती हैं वो सिंपल प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसे पिछले हमने डायरेक्ट और इनवर्स किए हैं तो दोनों के दोनों सिंपल थे, मतलब आपको सिर्फ ये 2 रेशो इस तरह करके दी होती थी। इसमें आपके पास 3 रेशोज हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ पे देखें, अगर आपके पास यहाँ पे देखें तो एक रेशो ये है, दूसरी रेशो ये है, तीसरी रेशो ये है, तो 3 रेशोज हैं यहाँ पर। तो वो इलस्ट्रेशन है इन 3 रेशोज। और केस हम ए इसको कह रहे हैं कि इसकी ये वैल्यू मिसिंग है, इसको केस ए कहेंगे। जब इसकी वैल्यू इस एग्जाम्पल में मैं फाइंड कर दूंगा यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप इसको आप x लेंगे और उसको आप सॉल्व करेंगे, वो केस बी होगा। ये तो है जी ओवरऑल इसके अंदर क्या है। अब इसकी एग्जांपल को कोशिश करते हैं समझने की। वो बात करता है क्वेश्चन के अंदर कि आप प्रोडक्शन मैनेजर plans to produce 100 units with the help of 25 workers who work 4 hours a day। मतलब क्या है कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है, वो एक प्लानिंग कर रहा है कि 100 यूनिट्स वो प्रोड्यूस करना चाहता है। जो लोग हैं उसके पास वो हैं 25 वर्कर है, लेबर है उसकी। हु वर्क 4 hours a day, एक दिन में वो 4 घंटे काम कर रहे हैं। मतलब क्या है कि एक तरफ हमारे पास 100 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस करने हैं और ये उसका आउटपुट है, और उसके पास वर्कर है 25 और 4 घंटे, एक वर्कर 4 घंटे लगा रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। असल में ये इनपुट आउटपुट के ऊपर असल में क्वेश्चन जो है वो बेस कर रहे होते हैं। अब वो आगे पूछ क्या रहे, ये तो उसने पूरी वैल्यूज दे दी, यहाँ पे यूनिट्स भी दे दिए, उसके बाद वर्कर्स भी दे दिए, उसके बाद आवर्स भी दे दिए। अब वो कहते हैं हाउ मेनी सच यूनिट्स, इस तरह के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं 40 वर्कर्स कैन मेक। हाउ मेनी सच यूनिट्स 40 वर्कर कैन मेक इफ दे वर्क 3 hours पर डे। कि मतलब 40 वर्कर जो हैं वो बना सकते हैं कितने यूनिट्स अगर वो 3 घंटे एक दिन में काम करें। एक तो हमने, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 100 यूनिट्स बन रहे थे, 25 वर्कर थे, 4 घंटे काम हो रहा था। यानी कुल मिला के कितने घंटे काम हो रहा था, 100 घंटे। तो 100 घंटों में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। तो अगर 100 घंटों में 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। यहां से बात समझ आ रही है आपको। ये तो रेट के हिसाब से ना, यूनिटरी मेथड इसको कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल। अब वो कहते हैं कितने यूनिट्स बनेंगे, 40 वर्कर 25 से 40 हो गए, वर्कर तो बढ़ गए, टाइम 4 से 3 घंटे हो गए, टाइम कम हो गया। अब यहां पर हमें रिलेशंस जो देखना है ना, वो अब हम कैसे देखेंगे इसको। आमतौर पर इस क्वेश्चन को प्रेफर नहीं किया जाता कि इसको रिलेशन से किया जाए। इसको यूनिटरी मेथड से आसान रहता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है, और प्योर मेथड है वो ज्यादातर फॉलो होता है। लेकिन हम दोनों को देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आ जाइए हम इसके जो नाम है, जो कि लेबल है, वो सबसे पहले आ जाएगा। वर्कर है, टाइम है, उसके यूनिट्स हैं। अब वर्कर अगर आप यहाँ पे देखें तो वर्कर कितने हैं जी, वो 25 हैं। और कितने टाइम ले रहे हैं, 4 घंटे ले रहे हैं। और कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100। ये तो है नोन वैल्यूज। नोन वैल्यूज है मतलब वर्कर भी पता है, उनका टाइम भी पता है, उनके यूनिट्स भी पता है।
एक अननोन वैल्यू, अब इसमें से कोई एक सी भी अननोन वैल्यू हो सकती है, वो पहले में से भी किसी में से कोई अननोन वैल्यू हो सकती है। खैर यहाँ पर क्या है कि 40 वर्कर हो गए, वर्कर्स तो बढ़ गए, टाइम कम हो गया, 4 से 3 हो गया, जबकि यूनिट्स अब आपको फाइंड करने हैं। उसने कहा कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, तो 25 वर्कर 4 घंटे काम करके 100 बना रहे हैं, तो 40 वर्कर 3 घंटे काम करके कितने यूनिट्स बनाएंगे। ये जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इसे हम कहते हैं आउटपुट, और ये जो आपके पास वर्कर और टाइम है ये कहलाएगा इनपुट। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे ये होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है इसका, एक तो चले हम सबसे पहले एरोज को देख लेते हैं। वो हमें पता है छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ हम लगाते हैं, तो ये 25 से 40 की तरफ लगा दिया। इसमें छोटी 3 है, 3 से 4 की तरफ, तो इसका ऊपर की तरफ लगा दिया। मतलब इन दोनों में रिलेशन इनवर्स होगा। ऑब्वियसली वर्कर अगर आपके पास कम थे तो टाइम ज्यादा लग रहा था, वर्कर बढ़े तो टाइम कम हो गया, इनमें तो इनवर्स हो गया रिलेशन। अच्छा, अभी इसका एरो किस तरीके से होता है, तो इसका बड़ा सिंपल होता है कि आपने ये जो इनपुट्स वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें, जिसका रिजल्ट आपके पास ज्यादा है वो वैल्यू भी बड़ी होगी। अब अगर आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, जबकि 40 को 3 से करें तो 120 आता है। मीन्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो मतलब ऊपर वाली छोटी है, तो ऊपर से नीचे की तरफ इसका एरो आएगा। ये तो हो गया एरोज का, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे। जनरल फॉर्मूला जो इसके अंदर होता है वो ये होता है, चूंकि ये आउटपुट है ना, ये आउटपुट है और ये दोनों के दोनों इनपुट है, तो ये रेशो है, इसे कहेंगे रेशो ऑफ आउटपुट। और जो ये इनकी रेशो बनेगी, ये भी इनपुट है ये भी इनपुट है, तो इसे कहेंगे रेशो ऑफ इनपुट, रेशो ऑफ इनपुट। इनका हमने प्रोडक्ट्स ले लेना है। जनरल फार्मूला ये होता है कि रेशो ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द रेशो प्रोडक्ट ऑफ द रेशियोज ऑफ इनपुट्स। समझ लगा? दोबारा सुन लें कि पहला आपके पास इसमें क्या होता है कि रेशो ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इनपुट। इनपुट जो होगा ना, जो इनपुट्स हैं उसकी जो रेशो है उसका प्रोडक्ट, यानी जो इनपुट्स हैं उनकी रेशो का प्रोडक्ट, इनपुट की रेशो का प्रोडक्ट, इनपुट की रेशो का प्रोडक्ट। अब यहां पे देखिए, आउटपुट की रेशो का प्रोडक्ट बराबर होगा इनपुट की रेशो के प्रोडक्ट के। अब यहां पे आउटपुट का तो इसी तरीके से आ जाएगा। आउटपुट हम क्या करते हैं, छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी नीचे, तो 100/x आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इसको अब कैसे लिखना है, प्रोडक्ट्स लेना है रेशोज का। अब प्रोडक्ट्स कैसे लेना है, सामने जमाने में जो वैल्यूज है वही लेनी है। मतलब क्या है कि इसकी रेशो कैसे बनेगी, 25/40, छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी नीचे, और इसके सामने जो आपके पास आ रहा है उसी को लिखना है। जो सामने आ रहा है उसी को लिखना है। सामने क्या आ रहा है जी, 4, और इसका 4/3 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट्स ले लेना है, क्योंकि ये भी इनपुट है ये भी इनपुट है। मतलब इनको आप समझे कि इनपुट के सामने सामने वाली जो वैल्यूज है ना, आपने इनको प्रोडक्ट कर देना है। यानी 25 को 4 से और 40 को 3 से प्रोडक्ट लेना है। तो ये रेशो में आपके पास लिखती जाएंगी। और अगर आप इसको दूसरे एंगल से भी आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आप देखें यहाँ पे छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी नीचे, लेकिन इनका दोनों का रिलेशन ऑपोजिट है। तो मतलब यहाँ पे ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि बड़ी वैल्यू इसकी ऊपर आ जाएगी, छोटी नीचे आ जाएगी। यहाँ पे छोटी वैल्यू ऊपर है बड़ी नीचे है। इस रिलेशन से आप इसको भी, इस एंगल से भी इसको पढ़ाया जाता है, इस एंगल से। तो आसान तरीका कार्य है इसको समझने का कि आउटपुट की रेशो जो है वो बराबर आएगी इनपुट्स की रेशो के प्रोडक्ट्स की। मतलब सामने वाले जो भी वैल्यूज हैं उनके आप मल्टीप्लाई, यानी 25/40 आपने लिख लिया, छोटी वैल्यू आपने लिख दी, उसके सामने वाले जो उसकी वैल्यूज है सामने सामने लिख के उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/x आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, 40 को 3 से किया तो 120 आ गया। अब x के साथ मल्टीप्लाई, इसको आप देखें ना, x को 100 से किया तो 100x आ गया, इसको करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। 100 पे आप इसको डिवाइड कर दें तो 120 आ जाएंगे। इसका मतलब 120 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। यानी अगर 25 वर्कर काम कर रहे हैं 4 घंटे तो वो 100 बनाएंगे। उसी रफ्तार के साथ हम एज्यूम ये करते हैं कि अगर इसी रफ्तार को मेंटेन किया जाए, इसी रेट के हिसाब से प्रोड्यूस होते रहे, तो अगर वर्कर 40 हो जाए और टाइम 3 घंटे कर दिया जाए तो इसका मतलब 120 यूनिट प्रोड्यूस होने चाहिए। अब ये एक एजम्पशन है कि ऐसा होता है नॉर्मली। अब रियलिटी में शायद ऐसा ना हो, क्योंकि वर्कर एक इंसान है, मशीन तो नहीं है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रॉब्लम, किसी की तबीयत खराब होगी, बीच में वर्कर तो थे लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन रियलिटी में कुछ चीज़ें और हैं, थ्योरेटिकली कुछ चीज़ें और हैं। तो हम इनको थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो प्रोपोर्शन के ऊपर वैसे भी एक बात सी बनी हुई है कि एक प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्लास के अंदर कि एक खेत है उसको 3 बैल 2 दिन में जोत लेते हैं। मतलब एक पूरा जो खेत है उसको 3 बैल 2 दिन में जोत लेते हैं, मतलब प्लॉ कर लेते हैं, उसको प्लॉइंग करते हैं ना उसकी, वो खेत खलियान की। तो वो कहता है कि 3 बैल 2 दिन में अगर उसको जोत लेते हैं
तो ये बताओ कि उसी खेत को 2 बैल कितने दिन में जोतेंगे। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर जब एक बार खेत जुत गया ना, एक बार खेत जुत गया 3 बैलों से, तो अब उसको दोबारा जोतने की जरूरत क्या है। तो बात उसकी सही है, वो अपने एंगल से बिल्कुल ठीक कह रहा है बच्चा, उसका आंसर गलत तो नहीं है। मतलब वो जो इंटेरोगेशन कर रहा है, जो वो सोच रहा है कि जब एक बार खेत सर जुत गया तो दोबारा जोतने की क्या जरूरत है। लेकिन ये है रियलिटी का, हम एज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि खेत जुता नहीं है। तो ये यहाँ पर जो काम हुआ है ये पूरे का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पे बेस कर रहा होता है। रियलिटी में ऐसा चले या ना चले वो एक अलग केस है। ये बात आपको समझ लगती होगी। यहाँ पर ये एक मेथड है इसको सॉल्व करने का, जो कि एरो मेथड हम इसको कहते हैं। दूसरा है यूनिटरी मेथड, जो बहुत आसान है। इसी क्वेश्चन को हम ज्यादातर प्रेफर इसी से करते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। कैसे? एक तो जो आपके पास नॉन वैल्यूज दी हुई है ना, आपने सबसे पहले उनको लिख लेना है। नॉन वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी हैं? ये देखिए नॉन वैल्यूज है पूरी रो, 25, 4 और 100। ठीक है, ये क्या है? ये वर्कर है, टाइम है और यूनिट्स है। आपने इनको लिख लेना है सबसे पहले कि जी वर्कर्स हमारे पास 25, टाइम है 4 घंटे लग रहा है, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 100। अब यहां से हम टोटल आवर्स निकाल सकते हैं यहाँ पे कि 25 वर्कर है और 4 घंटे काम कर रहा है, तो टोटल आवर्स कितने बनते हैं? 100 आवर्स बनते हैं। या आप इसको दूसरे हिसाब से भी हम रेट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से हम कर सकते हैं। कैसे? अब ये देखो रेट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा। 25 वर्कर 4 घंटे काम करके 100 बना रहे हैं। अब हम रेट किसे कहते हैं? प्रोडक्शन का, क्योंकि ये प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसको हम कहेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरह से अगर कंजम्पशन होती है तो हम इसे कहते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन, कंज्यूम हो रहा है। अब वो कैसे निकलेगा कि 25 वर्कर 4 घंटों में 100 यूनिट्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब रेट से ये मुराद है एक वर्कर 1 घंटे में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। चलिए हम इसको समझें कि ये सिर्फ ये दे रखा है 25 वर्कर 100 यूनिट्स बना रहा है। मैं पूछूं एक वर्कर कितने बनाएगा, तो 25 अगर 100 बना रहा है तो 25 पे डिवाइड कर दो तो एक वर्कर आ जाएगा। तो एक वर्कर कितने बनाएगा? 25 पे जब हम इस 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएंगे। इसका मतलब 4 यूनिट्स बना रहा है एक वर्कर। लेकिन एक वर्कर कितने घंटे काम कर रहा है? हर वर्कर 4 घंटे काम कर रहा है। इसका मतलब ये 4 घंटों में 4 प्रोड्यूस हुए हैं, तो मुझे तो रेट चाहिए ना। अब मैं आपको कहूंगा कि अच्छा अब ये 4 घंटे में अगर 4 प्रोड्यूस हुए तो 1 घंटे में कितने प्रोड्यूस होंगे? तो अब आप 4 पे भी डिवाइड कर दो, तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब मीन्स के या तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दें, जो कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, 100 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। या एक बार ऐसा है कि जी 100 को 25 पे डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसको आपने नेक्स्ट 4 पे डिवाइड कर दिया, तब भी 1 ही आएगा। तो रेट का मतलब क्या है? एक वर्कर 1 घंटे में कितनी प्रोडक्शन कर रहा है। सो रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, आपने यूनिट्स ऊपर लिखने हैं, नीचे जो वर्कर और टाइम है उसको आपने प्रोडक्ट ले लेना है। तो इस पे हम डिवाइड करें, अलग अलग कर लो या प्रोडक्ट लेके कर लो, तो आप नीचे भी 100 आ जाएगा। 25 4 आर 100, तो 100/100 इज इक्वल टू 1। सो 1 यूनिट पर वर्कर पर आवर। एक घंटे में एक वर्कर 1 यूनिट बना रहा है। जब आप इसका फायदा क्या है, अब आपको पता चल गया कि एक वर्कर 1 घंटे में इतना बनाता है, तो जितने वर्कर हैं आप उसको मल्टीप्लाई करो। अगर एक वर्कर 1 बना रहा है तो 2 वर्कर कितने बनाएंगे? 2 यूनिट। 3 वर्कर कितने बनाएंगे? 3 यूनिट। 100 वर्कर कितने बनाएंगे? 100 यूनिट। सिंपल है, क्योंकि एक ने एक एक बनाना है तो 100 ने 100 बनाना है। तो अगर एक ने 1 बनाना है तो 500 ने 500 यूनिट्स बनाना है, यही बनेगा। अब अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखो, 1 घंटे में अगर 1 प्रोड्यूस हो रहा है तो 2 घंटों में 2 प्रोड्यूस होंगे, तो 5 घंटों में 5 प्रोड्यूस होंगे, 100 घंटों में 100 प्रोड्यूस होंगे। मतलब क्या करना है? यूनिटरी मेथड में एक बार डिवाइड कर दो और अगली बार मल्टीप्लाई कर दो, बस। तो हम कैसे, ये डिवाइड ही किया हमने, डिवाइड करके हमने क्या निकाल लिया? रेट निकाल लिया। अब हम यहां पर कह रहे हैं, आगे डेटा जो उसने दे रखा है कि अगर वर्कर 40 हो, टाइम 3 घंटे हो, तो यूनिट्स कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे? बेसिक फार्मूला क्या है? यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल जो आपके पास प्रोडक्शन है किसकी इक्वल है? रेट मल्टीप्लाई वर्कर मल्टीप्लाई टाइम। रेट कितना आया? 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। वर्कर्स कितने हैं? ये वाले, ठीक है, जो सेकंड में है 40, और टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटे। तो अब आप 40 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएंगे? 120। ये वही है जो 120 की आया है। तो ये आसान है, एक बार डिवाइड करो, रेट निकालो, फिर उस रेट को वर्कर और टाइम के साथ यानी एक बार डिवाइड तो एक बार मल्टीप्लाई, सीधा सीधा, तो आपका आंसर आ जाएगा तो 120। अब ये आपको उम्मीद तो है कि समझ लग गया होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो कि अब आपने करना क्या है। नीचे एक एग्जांपल दे रखी है यहाँ पे इलस्ट्रेशन, ये बिल्कुल वही है, सेम डेटा है। इसको केस बी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये 120 निकला है ना यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं? 40 वर्कर हैं, 3 घंटों में 120 यूनिट्स बना रहे हैं। अब हमने इसको मिस कर दिया है। इसको मिस करने का हम
देखना ये चाहते हैं कि हमारा आंसर 100 आता है या नहीं। अब आपको पता है ना 100 आना चाहिए। अब 25 वर्कर 4 घंटे में कितने यूनिट्स बनाएंगे? ठीक है, सेम है, आप इसको कर लीजिएगा। एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपको पता भी चले। दोनों मेथड से कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। वही मेथड है यूनिटरी में भी और एरो मेथड्स के अंदर। क्वेश्चन देख लें। प्रोडक्शन मैनेजर प्लान्स टू प्रोड्यूस एक्स यूनिट, एक्स यूनिट मीन unknown units, with the help of the 25 workers who work 4 hours a day. If 40 worker work 3 hours per day, they can produce 120 units, जो ये वाले हैं। ठीक है, फाइंड x फ्रॉम द गिवन डेटा, दिए गए डेटा में से आपने x फाइंड करना है। सॉल्व ऑन द सिमिलर पैटर्न एंड सी इफ द आंसर इज 100, इट शुड बी द 100। आपको पता है कि 100 होना चाहिए, और वो 100 कौन सा होना चाहिए? वो ये वाला होना चाहिए। सॉल्व कीजिएगा, अगर आपका आंसर 100 आ रहा है, दोनों मेथड से आ रहा है, तो कमेंट्स में आप लिखिएगा। तो बस ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको अप्लाई कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।